Hello everyone, welcome back. Let's complete today the poem A Tiger in the Zoo composed by Leslie Norris. बच्चों आपको याद है हम लोगों ने सीरीज ऑफ पोएम्स बिगिन की है, उसी की कड़ी में ये तीसरी कविता का भी ये दूसरा हिस्सा आज हम लोग पूरा करेंगे. So now let's understand stanza number 3, what the poet is saying here. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. He here denotes the tiger. What he should have been doing? He should be snarling, means making an angry and warning-like sound. If he would have been free, the poet actually wants to suggest, if he would have not been put in a cell of a zoo, he would have been showing his power and his natural instincts by snarling and making people frightened, whom the people who live at the edge of a jungle. अंडरस्टैंड दिस लाइन, फिर से समझिए इसको. अगर कवि कहते हैं वो जंगल में होता, अगर किसी पिंजरे में बंद नहीं होता, तो वो क्या कर रहा होता? गुर्राते हुए एक वार्निंग साउंड में जंगल के किनारे, EDGE, एज मीन्स किनारा, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, यहाँ व्हाइट फैंग्स उसके टेथ के लिए यूज किया गया है, और बेयर करना मतलब टू ओपन, अपने व्हाइट दांतों को दिखाते हुए, हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाते हुए, व्हाट ही वुड हैव बीन डूइंग, टेरराइजिंग द विलेज, पूरे गांव को क्या कर रहा होता? डरा रहा होता. एक्चुअली दिस इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट. हम जानते हैं कि टाइगर से हम लोग नाम सुनते ही क्या होता है? हम लोग डर जाते हैं कि टाइगर क्या है? एक वाइल्ड एनिमल है, वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है. तो वही यहाँ पोएट इस स्टांजा में कंट्रास्टिंग व्यू प्रेजेंट करते हुए बता रहे हैं कि जब वो जू में बंद है तो उसके पावर क्या है? बिल्कुल पूरी तरह से कैप्चर्ड है. लेकिन अगर वो जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता? लोगों को टेरराइज कर रहा होता अपनी आवाज से, अपने टिथ से और अपने क्लॉज को दिखा के. सो this is the meaning here of the third stanza. Next one is, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But what is the condition? What actually is happening? ये तो पिछले स्टैंजा में हमने पढ़ा कि ऐसा होता, लेकिन अभी एक्चुअली हो क्या रहा है? वो लॉक्ड है एक कंक्रीट सेल में. कंक्रीट मीन्स मजबूत, सीमेंट बालू से बनी हुई दीवारों के अंदर वो बंद है, और उसकी सारी शक्तियां बिहाइंड बार्स है. बिहाइंड बार्स मतलब उन आयरन रड्स के अंदर उसको लिमिटेड कर दिया गया है. ही इज नॉट एबल टू मूव more than the limited area provided in that cell. यानी उसके पास जब चलने की भी पर्याप्त जगह नहीं है, बस कितना सा चल सकता है, जैसा कि हम लोग स्टैंजा 1 में पढ़े, वो लिमिटेड, जितना बड़ा जू के पिंजरे का साइज है बस उसी में वो चल रहा है. तो यहाँ ये पोएट दिखाना चाह रहे हैं कंट्रास्टिंग व्यू में कि लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभी बंद है कंक्रीट सेल में, उसकी सारी शक्तियां बार्स के बिहाइंड कैप्चर कर दी गई हैं. Stalking the length of his cage, ignoring visitors, and the only thing in his capacity is that he could ignore visitors. Means when you, I, and any visitor go there to look at the animals, to this tiger's cage, वो क्या कर सकता है? आपको इग्नोर कर सकता है. यानी बच्चों, अगर आप कभी अगली बार जू में जाएं और टाइगर आपकी तरफ ना देखें, तो यू कैन रिकॉल दिस पोएम and feel that perhaps he is angry, he is feeling helpless, that's why he is ignoring me. अगली बार आप जब भी जू जाएं और टाइगर आपकी तरफ ना देखे तो समझ लेना कि इसको दुख हो रहा है, ये नाराज है कि इसकी शक्तियों को, इसकी ताकत को क्या कर दिया गया है? लिमिटेड कर दिया गया है, और इसलिए ये नाराज होकर हम लोगों को इग्नोर कर रहा है. फाइनल एंड फिफ्थ स्टैंजा. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars.
how he passes his time. Again, even in this stanza, he is in a zoo. फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही स्टैंजा में वो टाइगर कहाँ दिखाया गया है? जू के अंदर. वो लास्ट वॉइस जो उसके कान में आवाज जाती है वो किसकी होती है? द पेट्रोलिंग कार्स. यू नो अबाउट द पेट्रोलिंग कार्स, जो सिक्योरिटी के लिए हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं या जो भी ऑफिशियल्स होते हैं वो रात में जो गली का विजिट करते हैं, मूवमेंट वो दिखाते हैं कि किसी तरह का कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो. तो वो जो कारों के हॉर्न की या गाड़ी की आवाज होती है, बस वही आवाज उसके कानों से टकराती है. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. And these two lines suggest his utter sadness and feeling of pity. कि कितना दयनीय स्थिति में कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेयर कर रहा होता है, निहारता रहता है उन चमकीले तारों को अपनी चमकीली आंखों से. ब्रिलियंट आईज भी एंड ब्रिलियंट स्टार्स भी. बच्चों, हम डिटेल्स में किसी पोएटिक डिवाइस पर नहीं गए हैं. इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड द लाइन्स फर्स्ट. और आपको जो भी पहले बताया गया है, राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड्स एंड एलिट्रेशन, गो थ्रू देम एंड आस्क if you have got any problem and there is any question arising in your mind right now. Thank you. Meet you in the next video.